Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 10th. ठीक है ना बेटा? This is our first chapter, the lengthiest chapter. सबसे बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बड़ी जो मुश्किलें हैं उनको पहले सॉल्व कर देंगे और उसके बाद का रास्ता आसान ही आसान है. ठीक है. So continuing this chapter, we have already discussed about refraction in the last video. We have also discussed some of the rules. What are those rules? When light enter from one medium to another medium, to a different medium, then the speed of light changes. हमने ये देखा था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड चेंज हो जाती है, उस स्पीड में कुछ चेंज आता है. उसकी स्पीड में चेंज होने की वजह से लाइट जिस रास्ते से जा रही होती है वो उस रास्ते को छोड़ के किसी दूसरी डायरेक्शन में चलने लगती है. मतलब वो अपनी दिशा से भटक जाती है, अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है. कहाँ डेविएट हो जाती है? उसके लिए हमने दो रूल्स बनाए थे. पहला रूल था कि अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर मीडियम यानी जहाँ पे उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस ज़्यादा है, और डेंसर मीडियम यानी उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस कम है. अगर वो एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल जो रे है उसकी तरफ बेंड हो जाती है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. हमको अलग अलग जो मीडियम्स है ज़्यादा स्टडी नहीं करने, जैसे वाटर भी एक मीडियम है और भी बहुत सारे मीडियम्स हैं, हमको वो सब स्टडी नहीं करने. हियर वी ओनली हैव टू डिस्कस अबाउट द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो बेटा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसी होती है ये देखो. ये आपकी बड़ी ही अच्छी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसी में हमारे सारे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. क्लियर? चलो देखते हैं क्या हो रहा है. सबसे पहले आपको कुछ नाम याद रखने होंगे. याद क्या रखने होंगे वो आपको पहले से ही याद है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या नाम है. एक नाम आप हमेशा से सुनते आए हैं, इंसिडेंट रे. सुना है ना आपने, इंसिडेंट रे. ठीक है. एक आपने सुना है रिफ्लेक्टेड रे. बस अब हमें रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे बोलना है. ठीक है. तो हुआ क्या, ये हमारा पूरा का पूरा एक ग्लास स्लैब है. इस ग्लास स्लैब पे इससे बाहर जितना भी मीडियम है वो क्या है, एयर. इसके अंदर जो मीडियम है वो क्या है, ग्लास. और यहाँ से जब बाहर मैं निकल जाऊँगा तो दोबारा मीडियम क्या आ जाएगा, एयर. मतलब इस स्लैब से बाहर जो है वो पूरी की पूरी एयर है और इस स्लैब के अंदर जो है वो पूरा का पूरा क्या है, ग्लास. ठीक है. तो ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, ये मेरा सेकंड मीडियम है. एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली ग्लास के पार्टिकल से. ठीक है. इसका मतलब यहाँ पे हमारी एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और जो ग्लास है वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है. क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है. जब कभी एक लाइट की रे, क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, जब कभी एक लाइट की रे जो इंसिडेंट होगी इस ग्लास स्लैब पे. ठीक है. तो कहाँ से इंसिडेंट हुई है वो देखो, ये है वो रे जो ये हमको दिखाई दे रही है, ई एफ. क्या नाम है रे का, ई एफ. ठीक है. कहाँ पर इंसिडेंट हुई है वो, एक पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, ओ पॉइंट पर. कौन से पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, ओ पॉइंट पर. ठीक है.
तो मतलब ये जो रे है वो दोनों मीडियम से कहाँ मिल रही है, वो दोनों मीडियम से इस ओ पॉइंट पर मिल रही है। मतलब ये जो ओ पॉइंट है, देखो इस ओ पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट से ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरफेस। इंटरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जहाँ पर दो अलग अलग मीडियम जो है वो मीट करते हैं, ठीक है। तो हमारी EF जो है, EF जो है वो एक इंसिडेंट रे है। एक इंसिडेंट रे कहाँ फॉल हुई, एक एयर ग्लास इंटरफेस पे फॉल हुई। कहाँ फॉल हुई बेटा, एक एयर ग्लास इंटरफेस पे, ठीक है। कितने एंगल पे फॉल हुई, I1 एंगल पे। कितने एंगल पे फॉल हुई, I1 एंगल पे, ठीक है। इसी को क्या कहा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। कौन से पॉइंट पे फॉल हुई है, ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो अब होना क्या चाहिए था, जब ये एयर से ग्लास में एंटर करी तो इसे ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था एल पॉइंट की तरफ। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। स्पीड में चेंज आने की वजह से क्या हुआ, वो नॉर्मल की तरफ, जो ये हमारी नॉर्मल लाइन है, इसकी तरफ बेंड हो गई। क्लियर। कहाँ बेंड हो गई, हमारी नॉर्मल लाइन की तरफ। तो ये जो इसका ओरिजिनल पाथ था, यहाँ ना जाने की जगह वो इस पाथ पर चलने लगी। क्लियर। ये जो एंगल उसने नॉर्मल के साथ बनाया, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात। जितने भी एंगल्स हमें मेज़र करने हैं वो हमेशा और हमेशा सिर्फ नॉर्मल के साथ मेज़र करने हैं, नॉर्मल लाइन के साथ, नॉर्मल रे के साथ मेज़र करने हैं। क्लियर। क्या हुआ है अब तक की कहानी हमने देखी। अब तक की कहानी ये हुई कि एक इंसिडेंट रे आई EF और एयर ग्लास इंटरफेस पे वो पड़ गई। वो कहाँ चली गई, एयर ग्लास इंटरफेस पे ओ पॉइंट पे गिर गई। कहाँ जा रही थी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। इसीलिए क्या हुआ, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और उसने अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ दिया। क्लियर। अब क्या हुआ, यही रे आगे चलते चलते दोबारा एक इंटरफेस पर गिरी। ये देखो, ये जो इंटरफेस है ये भी तो ग्लास एयर इंटरफेस है। तो आगे जाके ये कहाँ गिरी, इस ग्लास एयर इंटरफेस के ऊपर गिरी। कौन से पॉइंट पर, ओ डैश पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर बेटा, ओ डैश पॉइंट पर। अब यहाँ से इसने दोबारा अपना मीडियम बदला। कैसे बदला, अभी तक मीडियम जो था वो ग्लास था और इससे बाहर निकलने के बाद मीडियम क्या हो जाएगा, एयर। मतलब अब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। क्लियर। क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, रूल हमें क्या कहता है कि अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होगा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो पॉइंट था ओ डैश, इस पे हमने एक नॉर्मल लाइन बनाई, ठीक है। मेरा एंगल क्या था यहाँ इंसिडेंस का, I2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो I2 एंगल है और ये जो R1 एंगल है, मतलब एंगल I2 और एंगल R1 ये दोनों इक्वल हैं। क्यों है बेटा इक्वल, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। और ट्रायंगल्स के अंदर भी, मैथ के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि जो एक लाइन के ऊपर अल्टरनेट एंगल्स हम बनाते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था इस रे के लिए, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया इस रे के लिए जो ग्लास के अंदर चल रही थी। क्लियर। यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। तो अभी तक क्या कहानी चली है, एक रे आई जिसको हमने इंसिडेंट रे कहा, वो रिफ्रैक्ट हो गई कितने एंगल पे, R1 एंगल पे। क्लियर। R1 एंगल पे रिफ्रैक्ट होने के बाद हमने क्या देखा कि वही रे आगे चलकर दोबारा उस एक इंटरफेस से टकराई जहाँ पर ग्लास और एयर, मतलब डेंसर और एयर मीडियम आपस में मिल रहे थे। वहाँ से वो बाहर निकल गई। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था यहाँ पर, वही मेरा यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। अब ये लाइट की रे कहाँ जा रही है, ये लाइट की रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, इसीलिए क्या हो गई, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये R2 जो बना, ये R2 मेरे लिए क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपको बहुत ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, हमारी लाइट की रे को ऐसे जाना था। अगर ये सीधी जाती, अगर ये यहाँ से बिल्कुल सीधी जाती तो ये ऐसे निकल जाती।
लेकिन अब ये जो पाथ इसने चेंज किया है ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसके बीच में थोड़ा सा शिफ्ट आ गया है कि जाना तो यहाँ था लेकिन यहाँ पहुँच गए। गाना है ना वो, जाना था जापान पहुँच गए चीन समझ गए ना। तो बस वही काम हुआ कि यहाँ पे इसको जापान जाना था, पर ये कहाँ पहुँच गया, चीन पहुँच गया, पहले ही कहीं उतर गया। तो ये जो शिफ्ट आया, ये जो थोड़ा सा इसके अंदर गैप आया कि जाना कहीं था और पाथ कोई सा चूज हुआ, इसी को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लैटरल शिफ्ट। क्लियर। तो ये लैटरल शिफ्ट किस वजह से आया, ये आया हमारी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखा कि एक लाइट की रे जब एक ग्लास स्लैब में से जाएगी तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी, और शिफ्ट होने के बाद वो अपने पाथ को चेंज कर लेगी। लेकिन जो उसका नया पाथ है और जो उसका पाथ होना चाहिए था, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दोनों में सिर्फ एक शिफ्ट का डिफरेंस होगा, बाकी नहीं तो दोनों पैरेलल चलेंगे, ठीक है। यही क्या है बेटा आपकी रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। समझ में आई बात। अब ये जो रिफ्रैक्शन हुई ये किस वजह से हुई, ठीक है ना, ये भी हमने देखा। ये रिफ्रैक्शन किस वजह से हुई, जो लाइट की स्पीड है, क्या है बेटा, लाइट की जो स्पीड है उस लाइट की स्पीड के चेंज होने की वजह से हुई। जैसे वो एयर से जब ग्लास में एंटर हुई तब भी लाइट की स्पीड चेंज हुई, और जब वो ग्लास से दोबारा एयर में चली गई तब भी लाइट की स्पीड चेंज हुई, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या दिखाया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक। अब इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने दो लॉज डिज़ाइन किए, दो नियम डिज़ाइन किए। जैसे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखते हैं क्या है दोनों लॉज। बहुत आसान लॉ हैं। लॉ हमें क्या कहते हैं, जो पहला लॉ है वो तो बिल्कुल सिंपल है। वो क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ कितने टाइप की रे हैं, एक तो इंसिडेंट रे है, एक रिफ्रैक्टेड रे है, और एक नॉर्मल जो हमने बनाया था इंटरफेस पे, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम प्लेन में होनी चाहिए, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में होगी और नॉर्मल रे भी एक्स वाई प्लेन में होगी, ठीक है। यही हमारा रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन में क्या चेंज आया है, वो चेंज आया बेटा दूसरे लॉ में, ठीक है। देखो दूसरे लॉ में क्या चेंज आया है। मानो ये हमारी इंटरफेस है, ऊपर हमारा एयर है और नीचे हमारा क्या है, ग्लास। ये लाइट की रे आई, ये हमारा नॉर्मल था, ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें रेशो लेना है। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीज़न, ठीक है। रेशो में हमें ऊपर भी साइन एंगल लेना है और नीचे भी साइन एंगल लेना है। अब लेना किस किस का है, ये लेना है हमें, ऊपर तो लेना है जो इंसिडेंस एंगल है मतलब आई एंगल, और नीचे जो लेना है वो रिफ्रैक्टेड एंगल का लेना है मतलब आर एंगल। तो हमारा लॉ हमें क्या कहता है कि कोई भी मटेरियल हो, एयर हो, ग्लास हो, एयर हो या वाटर हो, वाटर हो या ग्लास हो, कोई भी मीडियम हो, आपके पास अगर कोई भी मीडियम होगा तो उस मीडियम में अगर आप ये रेशो निकालेंगे, कौन सा रेशो, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन वैल्यू, अगर इन दोनों का आप रेशो निकालते हैं तो ये रेशो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, हमेशा, चाहे आप कोई भी मीडियम ले लें। समझ में आई बात।
और ये जो है ये सिर्फ किस रेंज के लिए आता है, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ तक ये लॉ काम करता है। लॉ क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे हमने पहले देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारा लॉ क्या कहता है कि हमें एक रेशो निकालना है जिसमें हमें साइन एंगल लेना है इंसिडेंस का और साइन ही एंगल लेना है रिफ्रैक्शन का। तो ये रेशो की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट। क्लियर, इज दैट क्लियर? तो ये हमारे दो लॉस थे जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। आगे हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे पास 3 इंटरफेस हैं। यहाँ पर एयर है और नीचे ग्लास है, यहाँ पर एयर है और नीचे वाटर है, यहाँ पर वाटर है और नीचे ग्लास है। देखा, तो 3 हमारे पास अलग अलग इंटरफेस आ गई। अब पहली जो इंटरफेस है उसमें ये मेरी इंसिडेंट रे आई, ये मेरा नॉर्मल था, ये मेरा रिफ्रैक्शन था, जाना था ऐसे, चली गई ऐसे। दूसरे केस में ये मेरी नॉर्मल है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्रैक्शन है, जाना था ऐसे, चली गई इधर। ठीक है। तीसरी रे में ये मेरा नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इस तरह पास से डेविएट हो गई। ठीक है। अब तीनों ही केस जब मैं देखता हूँ तो तीनों ही केस में जो मेरा डेविएशन आया, जो मेरी लाइट ने डायरेक्शन चेंज की, वो अलग अलग की। ठीक है। डायरेक्शन चेंज करेगी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने के बाद। कौन चेंज करेगी, रे ऑफ लाइट। क्यों चेंज करेगी, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाते हैं तो लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए करेगी। लेकिन कितना चेंज करेगी, ठीक है ना, वो लाइट की रे अपनी डायरेक्शन को कितना चेंज करेगी, टू व्हाट एक्सटेंट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वो चेंज बताता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट की रे है वो अपनी डायरेक्शन में कितना चेंज लेकर आएगी, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। हमें ये बात पता है कि लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। कितनी स्पीड होती है बेटा, उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है। हमसे हमारा स्कूल मैक्सिमम 2 किलोमीटर होता है तो भी हमें पैदल चल के जाने में 20 मिनट लगते हैं, लेकिन लाइट जो है वो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, 1 लाख किलोमीटर। ठीक है ना। ये लाइट की स्पीड है किसमें, वैक्यूम में। एयर में जब करते हैं तो थोड़ी कम होती है, ज़्यादा कम नहीं होती, लेकिन जब ग्लास में चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं, तो उसकी स्पीड जो है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है। तो ये जो चेंज आता है लाइट की डायरेक्शन में, ये किसकी वजह से आता है, उसकी स्पीड की वजह से। ठीक है। क्लियर हुई बात? तो समझो मैंने एक मीडियम लिया, ये मेरा मीडियम है, ऊपर मेरी एयर है, नीचे मेरा ग्लास है। तो एयर में लाइट की रे अलग स्पीड से चल रही होगी, ग्लास में आने के बाद उसकी स्पीड बदल जाएगी और उसी वजह से वो क्या करेगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी। समझो एयर में उसकी स्पीड कितनी थी, v1, और ग्लास में उसकी स्पीड कितनी थी, v2। तो स्पीड में कितना चेंज आया ये हम कैसे निकालते हैं, हमें लेना पड़ेगा पहले मीडियम की स्पीड यानी v1, हमें लेनी पड़ेगी दूसरे मीडियम की स्पीड यानी v2, और इनका रेशो हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो अब कैसे निकालते हैं रेशो, ये बात ज़रा गौर से सुनना। अगर मैं फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहा हूँ तो मुझे क्या निकालना है कि मेरी जो वेलोसिटी है एयर की वो फर्स्ट मीडियम में इतनी थी, तो सेकंड में कितनी हो जाएगी। ठीक है। मतलब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में।
कि फर्स्ट में उसकी स्पीड इतनी थी तो सेकंड में कितनी हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो कितनी हो जाएगी वो कैसे निकालेंगे, हमें स्पीड लेनी पड़ेगी उसकी फर्स्ट मीडियम में डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड लेनी पड़ेगी सेकंड मीडियम में। ठीक क्लियर। ये रेशो जब हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कितना है। अगर तुम इसका उल्टा करो, उल्टा करने का मतलब क्या है कि अब जो रे है वो ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में। ठीक है, तो ये जो सेकंड मीडियम था अब इससे चेंज होके वो कहाँ जा रही है, दोबारा मीडियम नंबर 1 में। तो अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, अब मुझे निकालनी पड़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है, अब ये मैं कैसे निकालूंगा, जो मेरी पहले वाले मीडियम में स्पीड थी यानी v2 उसको डिवाइड कर दूंगा v1 से। क्लियर। तुम्हें सिर्फ एक सिंपल बात ध्यान रखनी है, ये रेशो कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ो सिर्फ n12 1, जो चीज़ पहले लिखी हुई है वो नीचे आएगी और जो बाद में लिखी हुई है वो ऊपर आएगी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हम ये रेशो निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में और स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में, इसी रेशो से हमें पता चलता है कि हमारी लाइट कितनी बेंड होगी टुवर्ड्स द मीडियम या अवे फ्रॉम द मीडियम। ठीक है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बेटा इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमारा फर्स्ट मीडियम हमेशा वैक्यूम या एयर हो और सेकंड मीडियम कुछ और हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम की क्या कंडीशन है, तो तुम मुझे कहोगे सर इसमें जो फर्स्ट मीडियम है वो हमेशा क्या होता है, एयर या वैक्यूम। तो इस केस में जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जाऊंगा तो ये मेरा कैसे आएगा, वो मेरा आएगा, पहला जो मीडियम था वो तो फिक्स है, वो क्या है, वैक्यूम या एयर, और उसमें लाइट की स्पीड कितनी होती है, c, स्पीड ऑफ लाइट जिसे हम मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय जो मेरा सेकंड मीडियम है उसमें हम वेलोसिटी कितनी मान लेंगे, v। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसका, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और जहां पर फर्स्ट मीडियम फिक्स है वो क्या है, एयर या वैक्यूम। ठीक है, अब हमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से पता होते हैं। जैसे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की बात करूं तो वो कितना होता है, 1.33। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लाइट की स्पीड निकालूं एयर में और मैं लाइट की स्पीड निकालूं वाटर में, तो इसका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 1.33, और यही मेरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं स्पीड ऑफ एयर लूँ वैक्यूम में और स्पीड ऑफ एयर लूँ ग्लास में, तो मेरा यही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आएगा, 1.52। ठीक है, मतलब इतने एक्सटेंट में मेरे पास क्या आएगा, चेंज आएगा किसमें, लाइट के पाथ में। तो कुछ मटेरियल्स मेरे पास पहले से दिए हुए हैं, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि उनमें चेंज कैसे आता है। जैसे एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.003। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट वैक्यूम से एयर में एंटर करती है तो इस एक्सटेंट में चेंज आता है। आइस का 1.31, वाटर का 1.33, ऐसे ही डिफरेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको एक बड़ी खास बात ध्यान रखनी है, वो बात क्या है, हमें कई बार ऐसा लगता होगा कि जो डेंसर मीडियम है, ठीक है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा आता है रेयर मीडियम से, पर इस गलत फहमी को दिमाग में से निकाल देना। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर मैं केरोसिन की बात करूं तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर से।
ठीक है। जबकि वैसे अगर मैं देखूं तो केरोसिन ज़्यादा डेंस हो, वाटर ज़्यादा डेंसर होता है और केरोसिन कम डेंसर होता है। मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस कम होता है और केरोसिन के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस ज़्यादा होता है। फिर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है? केरोसिन का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मीडियम डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब ये जो हमने देखा था कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये होता क्या है इसको ध्यान से देखो ज़रा। ठीक है। जो हम ये रेयरर और डेंसर बोल रहे हैं ना, इसको असलियत में ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऐसा बोला जाता है। ठीक है। जैसे ये मेरा इंटरफेस है, ये मेरी कोई भी रे आई, ये मेरा क्या है? नॉर्मल। अभी यहाँ पे ये जो लाइट है इसकी स्पीड कितनी है? c। जैसे ही ये एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, जाना तो यूं चला जाए चाहिए था, इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो हो जाती है। और स्लो होने की वजह से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। क्लियर? इसी का उल्टा जब होता है, इसी का उल्टा होने का मतलब कि अब लाइट जो है वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। अब मुझे पता है डेंसर मीडियम में वो कैसी चलेगी? स्लो चलेगी। अब जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जैसे ही रेयरर मीडियम में आए उसकी स्पीड बढ़ गई, इसलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो गई? बेंड हो गई। ठीक है। इसीलिए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। क्लियर? समझ में आई बात? तो हमने रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब देखा, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, इसमें लाइट की स्पीड कैसे चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस काम आता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। समझ में आई बात? तो अब आप क्या कीजिए, आप चैप्टर को रीड कीजिए और रीड करने के बाद ये जो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको ट्राई करके देखिए कि हमसे होते हैं या नहीं होते। ठीक है, होने चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर होंगे। क्लियर? इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। जैसे हमने मिरर में से जो भी हमने स्फेरिकल मिरर लिए थे, concave mirror and convex mirror, we have discussed about various ray diagrams that if ray of light falls on them where will it go। तो ऐसे ही हम रिफ्रैक्शन में भी अलग अलग जो लेंसेज हमारे पास आएंगे, स्फेरिकल सरफेसेस आएंगी, उसमें से रिफ्रैक्शन किस टाइप से होता है ये सब देखेंगे, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? So till then, if you like the video, hit the like button, share it with your friends, and if you like anything about the video or you have any new suggestion, innovative suggestion, then please comment in the comment section. So till then, goodbye, we will meet in the next video. Thank you very much.